चलिए आज ये लास्ट सेशन है होपफुली हमारा इस चैप्टर का, जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग ओवरव्यू, और उसके बाद सिलेबस हमारा खत्म हो जाएगा। बस अब आपको ये है कि थ्रू आउट जो भी आपका मीन टाइम, जो भी अभी एग्जाम के पहले का पीरियड है, इसमें कंटिन्यूअसली आप इसको, जो मैंने आपको ये वीडियोस दिए हैं, इन वीडियोस के थ्रू और जो आपको कंटेंट अवेलेबल है स्टडी के लिए, उसको आप पढ़िए, प्रॉपर एग्जाम के लिए तैयारी करिए। हर चैप्टर के बाद की एक्सरसाइज को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, और कहीं और से कुछ ज़्यादा आप रेफर करिए ही मत। जितना इतना अवेलेबल है, जितना आपको बताया उतना अगर आप कर लेंगे तो वो मोर देन एनफ है आपके लिए, और एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि अभी ये तो सिलेबस हमारा रिसेंटली अभी स्टार्ट ही हुआ है इसी सेशन में, तो हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स तो अवेलेबल नहीं करा सकते हैं। लास्ट सेशन तक तो ये रहा कि हमने लास्ट 4 या 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए बच्चों को, लेकिन अब इस सेशन से तो इट इज गोइंग टू स्टार्ट अफ्रेश, तो हम ये नहीं करा सकते। बट स्टिल अभी हमारे पास जितना स्टडी मटेरियल है वो, प्लस ये जितने भी हमारे पास वीडियो क्लासेस हैं, इनको अगर हम रिवाइज करते रहेंगे तो आई होप कि हम एक अच्छी ग्रेड मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, तो फिर लेट्स स्टार्ट विद मेटा सर्च इंजन दैट वाज गोइंग टू स्टार्ट यस्टरडे। आज शुरू करते हैं मेटा सर्च इंजन से। A meta search engine, otherwise known as aggregator, is a search engine. जैसे हम क्लास सेशन में भी पढ़ रहे थे कि सर्च इंजन क्या होते हैं, तो उसके बारे में, एक नॉर्मल सर्च इंजन के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है एक सर्च इंजन और कैसे काम करता है। लेकिन आज हम बात करेंगे मेटा सर्च इंजन की। मेटा सर्च इंजन को हम एग्रीगेटर के नाम से भी जानते हैं, इसको हम एग्रीगेटर भी कहते हैं। ये एक ऐसा सर्च इंजन होता है जो कि बहुत सारे सर्च इंजन को क्वेरीज भेजता है, और क्वेरीज को भेजने के बाद उनकी एग्रीगेशन करता है। उन सर्च इंजन की क्वेरीज को जो है एग्रीगेट करता है, मतलब डिफरेंट सर्च इंजन से जो भी क्वेरीज आती है उनको एग्रीगेशन करता है, और एक मास्टर लिस्ट क्रिएट करता है। जितनी भी सर्च क्वेरीज होती है उनकी एक मास्टर लिस्ट क्रिएट करता है, और उनको डिफरेंट सर्च इंजन को फिर पास करता है, कैटेगराइज करके उन्हें पास करता है जहां जहां से भी वो क्वेरीज आई होती हैं। A meta search engine allows a user to enter a single query. होता वही एक सिंपल सर्च इंजन की तरह ही होता है कि जैसे एक सिंपल सर्च इंजन पर हम क्वेरी भेजते हैं, ऐसे ही मेटा सर्च इंजन पर भी होता है कि क्वेरी तो जो है वो आपको एक एट अ टाइम सिंगल क्वेरी ही अलाउ करता है, लेकिन उसके बाद करता क्या है वो कि इट फील्ड्स रिजल्ट फ्रॉम सेवरल सोर्सेज, डिफरेंट सोर्सेज से रिजल्ट्स को लाता है। जैसे नॉर्मल एक सर्च इंजन होता है, वो क्वेरी देखता है और उसके बाद में एक रिसोर्स से वो क्वेरीज को अवेलेबल कराता है, उनकी रिसोर्सेज को अवेलेबल कराता है, इन्फॉर्मेशन को अवेलेबल कराता है। लेकिन ये क्या करता है, ये डिफरेंट रिसोर्सेज से अपनी रिजल्ट्स को देता है। द आइडिया इज दैट द ब्रेथ ऑफ इंफॉर्मेशन अलाउज यूजर टू गेट बेस्ट आंसर्स एज क्विकली एज पॉसिबल। जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये क्वेरीज को सेटिस्फाई करता है, और बेस्ट मैनर में जो भी क्वेरीज है उनका बेस्ट आउटकम देने के लिए ये इसका ऑब्जेक्टिव होता है। देर आर डजन्स ऑफ मेटा सर्च इंजन। वैसे तो बहुत सारे हमारे इंटरनेट पे अगर हम देखें तो कई सारे मेटा सर्च इंजन हैं, जिसमें कि एक बहुत ही ज्यादा आपका रिनोन जो है मेटा सर्च इंजन, इसका नाम है डॉग फाइल। तो आप कहीं भी ये डॉग फाइल नाम सुने तो यू मे गेट टू नो कि दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेटा सर्च इंजन। क्या क्या फायदे होते हैं एक मेटा सर्च इंजन से? यू गेट मच मोर इन्फॉर्मेशन देन यू वुड यूज अ स्टैंडर्ड सर्च इंजन। तो ऑब्वियसली क्योंकि ये बहुत सारे रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराता है, तो हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा मिल जाती है एक नॉर्मल सर्च इंजन के कंपैरिजन में। देन एनीवन हु यूजेस द इंटरनेट टू लर्न wants the broadest, most complete picture possible, and it's far too time consuming and confusing to compare the results of different search engines. तो बहुत सारे डिफरेंट सर्च इंजन से इसमें एक ये डिसएडवांटेज भी है कि ये हमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, क्योंकि ये बहुत सारे रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, तो टाइम ज्यादा लगता है। प्लस इसको अगर हम कंपेयर करें एक नॉर्मल सर्च इंजन से तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब डिफरेंट रिसोर्सेज आपको आउटकम देंगे, देन यू आर द वन हु हैज टू डिसाइड दैट व्हिच वन इज द बेस्ट इंफॉर्मेशन एंड व्हिच वन इज द मोस्ट एक्यूरेट वन। सो इन ऑर्डर टू डू दैट इट इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। With each different search engine comes with a different index, a different crawler, a different algorithm and so on. जाहिर सी बात है कि जब आप डिफरेंट रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे तो क्रॉलर्स भी डिफरेंट होंगे, और बहुत सारे आपके पास एल्गोरिदम होंगे, माने बहुत सारी आपके पास इंफॉर्मेशन हो जाएगी जो डिफरेंट इंडेक्स के फॉर्म में सेव्ड होगी, तो वो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा। If you conduct a search with a single search engine, there's a chance that you are missing out on key information simply because that particular search engine doesn't rank it prominently. तो अगर आप एक सिंपल सर्च इंजन से इंफॉर्मेशन को लेते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रोमिनेंट इंफॉर्मेशन आप मिस कर जा सकते हैं, क्योंकि उसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि जिस सर्च इंजन पे आप इंफॉर्मेशन की क्वेरी भेज रहे हैं, शायद वो वाली इंफॉर्मेशन सर्च इंजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, तो वो शायद वो इंफॉर्मेशन मिस कर जाए, जिसकी वजह से आपको प्रॉम्प्ट जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी।
मेटा सर्च इंजिन्स एलिमिनेट दिस रिस्क। तो ये एक एडवांटेज है इसका बहुत बड़ा कि इस रिस्क को ये एलिमिनेट करते हैं, इसमें कोई स्कोप नहीं है इस तरह का कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन को मिस कर सके। सम मेटा सर्च इंजिन्स लाइक IX क्विक एंड ये हमारा एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट है वाइवजमो फॉर एग्जाम्पल इवन हैव देयर ओन पोस्ट प्रोसेसिंग एल्गोरिथम्स by which they rank the aggregated results according to relevance and source authority। इन जो हमारे सर्च इंजन है इनका एडवांटेज ये है कि ये जो प्रोसेसिंग हो जाती है उसके बाद के एल्गोरिदम को भी सेव करके रखते हैं और उस एल्गोरिदम के बेसिस पर ये रिजल्ट्स को एग्रीगेट करते हैं, इस बेसिस पर कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी रिलेवेंट है और सोर्स की अथॉरिटी क्या है, कितनी ऑथराइज सोर्स इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। तो ये हमारे मेटा सर्च के इंजन के जो है एडवांटेजेस होते हैं। But as you know, there are two faces of a coin. So some disadvantages are also of meta search engines, which are as follows. Although they have been around for over 2 decades, meta search engines are still pretty simple in comparison to giants like Google and Bing. Like अब you are most comfortable using Google. आपको पता है कि मतलब कोई भी information है, you would like to search it on Google. Even if you ask from a kid like who is studying in class 1 or 2, तो आप he must be very well known about that particular thing. तो बिंग या गूगल मार्केट में ऐसे नाम हैं, ऐसे जो है ये एक्सप्लोर करते हैं, फ्लोट करते हैं कि एवरीवन नोज अबाउट देम। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज बिग नेम्स पीपल वुडंट बी एबल टू नो अबाउट व्हाट अ मेटा सर्च इंजन इज। तो दे डोंट नो। इनफैक्ट अगर आपको भी इससे पहले कभी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी तो यू वुडंट बी नोइंग अबाउट व्हाट अ मेटा सर्च इंजन इज। आप भी इजीली जब भी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है तो आप गूगल से ही अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। They do not interpret query syntax as fully or as accurately as standard search engines, and users are forced to keep their queries relatively basic। तो बहुत basic information उन्हें मिलती है और वो बहुत बड़े ही comfortable manner में अपने जो भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज टू ब्राउजर होता है, सर्च इंजन होता है, उस पर ही वो सर्च करते हैं। Further, despite the advantage of drawing from a larger pool of information, meta search engines do not produce as many results as do standard search engine। ये भी एक ड्रॉबैक है कि आप एक नॉर्मल सर्च इंजन से जब ब्राउज करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, you get more number of results as far as compared to a meta search engine। Excuse me for a minute, 1 second। नेक्स्ट हमारा जो है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जब मेटा इंजन से आप लेते हैं तो ये बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। जैसे आप गूगल पे देखते हो तो आपने जो भी क्वेरी डाली, लाइक अगर आपने डाला कि बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल्स एट एनीवेयर, तो आप देखते हैं कि बहुत बड़ी लिस्ट आती है आपके पास। सर्च इंजन जो है वो एक बहुत बड़ी लिस्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन मेटा सर्च इंजन के साथ ऐसा नहीं होता है, वो इतने सारे रिजल्ट्स आपको नहीं देते हैं। और यूजुअली हमारा क्या होता है कि हमें बहुत सारे रिजल्ट ही चाहिए होते हैं, छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी हमें चाहिए, तो एक बड़ा पूल हमें मिलता है, तो हमें उसके लिए बहुत ज्यादा हम एडवांटेजियस लगता है, या हमको लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस हमको मिल गए तो इसका एक हमको बेनिफिट मिलता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये चीजें हमें जो इस तरह से मिले। तो मेटा सर्च इंजन जो है वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमको नहीं देता है। Finally, as you can imagine, meta search engines sometimes pull identical sites and pages into their aggregated results. After all, if you enter the same query in both Google and Bing, results won't be totally different, है ना? बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं होंगे। आप दोनों में से किसी पर भी वो अगर देंगे तो गूगल पे या बिंग पे सर्च करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। दिस शॉर्टकमिंग वर्क्स अगेंस्ट द अपील ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन पर क्वेरी। तो जाहिर सी बात है कि जब आप एक इन्फॉर्मेशन ज्यादा लेना चाहते हैं किसी एक क्वेरी के लिए तो आपको जो है ये प्रॉब्लम जो है मेटा सर्च इंजन के साथ में हमेशा रहती है। तो ये कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज www। एज यू ऑल नो इट वेरी वेल, www जैसा कि फुल फॉर्म में हम इसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं और इसे आप शॉर्ट फॉर्म में वेब भी बोल सकते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स और वेब पेजेस which are stored in web servers and connected to local computers through the internet। बहुत बड़ा पूल है हमारे वेब पेजेस का, वेब सर्वर्स का, और कनेक्शन कनेक्टेड फॉर्म में ये स्टोर्ड है और इंटरनेट के थ्रू आप इन्हें इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। These websites contain text pages, digital images, audios, videos, ये सब फॉर्म हो सकते हैं हमारे वेबसाइट के, and users can access the content of these sites from any part of the world over the internet। और कौन कौन सी डिवाइसेस, आज की डेट में तो कोई भी डिवाइस ऐसी नहीं है जिसपे आप इंटरनेट एक्सप्लोर नहीं कर सकते। लाइक यू कैन यूज अ कंप्यूटर और लैपटॉप और पाम टॉप और सेल फोन और टैबलेट, एनीथिंग। www along with internet enables the retrieval and display of text and media of your device।
आप जिस भी डिवाइस पर काम कर रहे हैं उस पर आप अपने जो भी टेक्स्ट और मीडिया उसको इजीली इंटरनेट के थ्रू अपना डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग इंटरनेट और www को इंटरचेंजेबली ये टर्म्स यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। इंटरनेट और www जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों चीजें एकदम डिफरेंट है। Some people use the terms internet and www interchangeably. They think that they are same, but it's not so. Internet is entirely different from www. It is a worldwide network of devices like computers, laptops, tablets, etc., which enables user to send emails to the users and chat them with them online. For example, when you send an email or chatting with someone online, you are using the internet. Obviously, जब आप इंटरनेट की मदद से ही आप emails या online discussion जो भी आप कर रहे हैं, chatting कर रहे हैं, that is only possible with the help of इंटरनेट। www का क्या इवोल्यूशन है, तो ऐसे तो बहुत ब्रॉड हिस्ट्री है, बट वी वोंट गो इन मोर डीपर डिस्कशन। www was invented by ब्रिटिश साइंटिस्ट। आपको सबको शायद आपने पहले भी जनरल नॉलेज में या कहीं भी पढ़ा होगा कि टिम बर्नर्स ली नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो 1989 में www का इन्वेंशन उन्होंने किया, और उस समय पर ये CERN नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे। It was developed by him to fulfill the need of an automated information sharing between scientists across the world. तो बेसिक आइडिया जो डेवलप हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि CERN में जो भी साइंटिस्ट थे तो वो काम कर रहे थे और अक्रॉस द वर्ल्ड उन्हें साइंटिस्ट के साथ कनेक्शन में रहना था। तो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए he needed a kind of software which helped him to do so that they could easily share the data and results of their experiment and studies with each other. So in order to share that whole information and the results of their studies, they used to develop this kind of software. But in March 1991 it was available to colleagues. अभी क्या था कि पहले साइंटिस्ट जब मेन जो टॉप लेवल के हमारे जो वर्कर्स थे उन पे था, बट उसके बाद में कलीग्स के साथ भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई और इसके लिए CERN के कंप्यूटर्स को यूज किया गया। आफ्टर फ्यू मंथ्स इन August 91 he introduced www software on internet news groups and it generated interest in the project across the world. Graphic interface for the internet first introduced to the public on 6 August 91 by Tim Berners-Lee and 23rd August 91 it was available to everyone. माने देखा जाए तो शुरुआत तो 89 से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते 91 में ये जो है पब्लिक करा, और इनफैक्ट देखा जाए तो जब बिल्कुल कॉमन इन यूज हो गया एंड ईच एंड एवरीवन न्यू अबाउट व्हाट इंटरनेट इज और व्हाट इज एंड द एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट, तो वो 93 में बिल्कुल पब्लिक हो गया था आपका ये www का कॉन्सेप्ट। इसको हम देख सकते हैं कि ये जो आइडिया कंसीव किया गया था 1945 में हुआ, फिर ये कम्युनिकेशन के लिए 1948 में इसको थ्योरी बनाई गई, फिर सिलिकॉन चिप आपकी जो है वो 1958 में डेवलप की गई, फिर कंप्यूटर्स भी बन रहे थे। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो हमारा बहुत लार्ज बेस पे कंप्यूटर बना था वो 1962 में हुआ। देन पैकेट स्विचिंग इन्वेंशन हुआ। पैकेट स्विचिंग का मतलब इंटरनेट के थ्रू पैकेट्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन शेयर की जाना। देन हाइपर टेक्स्ट हमारी जो है HTML लैंग्वेज और उसके साथ साथ उसके प्रोटोकॉल्स जो हैं उनका इन्वेंशन किया गया 1965 में। फिर ARPANET आया 1969 में। उसके बाद डिफरेंट प्रोटोकॉल्स लाइक TCP/IP 1972 में बना। फिर TCP/IP के साथ में इंटरनेट का यूज हुआ 1984 में, कोलैबोरेट हुए दोनों, और 1989 में W का क्रिएशन किया गया, और फाइनली मोज़ैक हमारा जो है ब्राउजर यूज किया गया 1993 में, और देखा जाए तो 95 में हमारा इंटरनेट जो है वो पब्लिक यूज के लिए आ गया था। तो हम कह सकते हैं कि 93 में जो है लोग इंटरनेट के बारे में अच्छे से अवेयर हो चुके थे and they got to know कि something is there by which we can connect to the internet with the help of computers. तो ये ब्रीफ हिस्ट्री है, एवोल्यूशन है। आपके जो स्टडी मटेरियल है उसमें भी ये चीजें मिलेंगी। बाकी जो वेब ब्राउजर्स हैं, बहुत सारे वेब ब्राउजर्स हैं, जो लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर वेब ब्राउजर्स हैं, मोजिला का नाम आपने सुना है, मोजिला, फायरफॉक्स आपने सुना होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि आपको सबको पता है कि विंडोज की तरफ से दिया जाने वाला डिफॉल्ट आपका वेब ब्राउजर है। हालांकि आज की डेट में विंडोज 10 और उसके बाद में जो है वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं रह गया है। अब आपको जो है एक नया एक्सप्लोरर मिलता है। देन क्रोम है आपका, फिर सफारी आपको मिलता है जब आप कोई भी एप्पल का अपना टूल यूज कर रहे होते हैं। अगर आप मान लीजिए आईफोन यूज कर रहे हैं या आईपैड यूज कर रहे हैं या आप मैकबुक यूज कर रहे हैं, एप्पल के कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर जो उनका होता है दैट इज सफारी। फिर ओपेरा है और नेटस्केप है। इनके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं, लेकिन हमें भी ये एडवांटेज पता है कि क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसे हैं, बल्कि क्रोम जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ब्रॉडली यूज किया जाने वाला वेब ब्राउजर है,
और मैक्सिमम जो हमारे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के कंटेंट्स होते हैं उनको ये सपोर्ट भी करता है. Now come to learn about www servers, which are also known as web servers. On the hardware side, अब वेब सर्वर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही टर्म्स में हम उनको मतलब देखते हैं. दोनों ही साइड्स हैं उनके, वो हार्डवेयर की तरह से भी ट्रीट किए जाते हैं, कंसिडर किए जाते हैं, और सॉफ्टवेयर की तरह से भी कंसिडर किए जाते हैं. On the hardware side, a web server is a computer that stores web server software and the website's component files. बहुत सारी फाइल्स होती हैं. हार्डवेयर एक तरीके का कंप्यूटर है और इसमें क्या है, बहुत सारे तरीके की फाइल्स का कलेक्शन स्टोर होता है. जैसे HTML के डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपके इमेजेस होंगे, आपके CSS के स्टाइल शीट्स होंगे और स्क्रिप्ट फाइल्स भी आपकी होंगी. It is connected to the internet and supports physical data interchange. आपका फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल लेयर पे डेटा का इंटरचेंज ये सपोर्ट करता है और वेब पर जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं उन पे डेटा शेयर करता है. सॉफ्टवेयर साइड पर अगर हम देखें तो वेब सर्वर जो है, इट इंक्लूड्स सेवरल पार्ट्स दैट कंट्रोल हाउ वेब यूजर्स एक्सेस होस्टेड फाइल्स एट मिनिमम एंड HTTP सर्वर, है ना. HTTP सर्वर जो है एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे वेब एड्रेसेस को यूज करता है और HTTP यानी कि हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल्स को यूज करता है और उनके बेसिस पर आपका जो है सारी की सारी फाइल्स को एक वेब सर्वर किस तरह से कंट्रोल करेगा इसका भी डिसीजन लेता है. इट कैन बी एक्सेस थ्रू डोमेन नेम्स, इसके लिए बहुत सारे डोमेन नेम्स हो सकते हैं किसी भी वेबसाइट का, एंड डिलीवर देयर कंटेंट टू द एंड यूजर डिवाइस. और ये क्या करता है कि एज अ सॉफ्टवेयर ये जो एंड यूजर की डिवाइस है, यानी जहां पर भी यूजर इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है वहां पर उनको इंफॉर्मेशन जो है वो डिलीवर करता है. इस चीज को अगर हम यहाँ पर देखें तो एक एग्जाम्पल ही हमने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू भी बना के रखा हुआ है. और अगर हम बात करें बहुत बेसिक लेवल की, तो वेब ब्राउजर्स नीड अ फाइल विच इज होस्टेड टू ऑन अ वेब सर्वर. सबसे पहले वेब ब्राउजर जो होते हैं उनको एक फाइल चाहिए होती है जो वेब सर्वर पर होती है, एंड ब्राउजर रिक्वेस्ट द फाइल वाया HTTP. तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू हमारा जो वेब सर्वर होता है वो उस फाइल के लिए ब्राउजर के पे रिक्वेस्ट भेजता है. जैसे ही रिक्वेस्ट वेब सर्वर पर पहुंचती है, यानी कि कंप्यूटर के हार्डवेयर पर पहुंचती है, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट को सर्च करता है, और अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है तो एक एरर रिटर्न करता है, नहीं तो जैसे डॉक्यूमेंट मिलता है तो वो भी HTTP के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन को वापस भेज देता है. जैसे यहाँ पर इसे अगर हम एक डायग्राम से देखें तो हमने बना के रखा हुआ एक वेब सर्वर है हमारा, और वेब सर्वर पे हमारी दोनों चीजें हैं, फाइल्स भी हैं और HTTP यानी हमारा HTTP का सर्वर भी है. जैसे ही HTTP की रिक्वेस्ट यहाँ पर आती है, ये देखिए HTTP के थ्रू ये रिक्वेस्ट यहाँ पर आती है, तो ये क्या करता है, फाइल्स को सर्च करता है और HTTP सर्वर HTTP के थ्रू वो रेस्पॉन्स को वापस रिक्वेस्ट पर भेज देता है. तो इस तरह से ये काम जो है हमारा एक वेब सर्वर करता है. अब वेब सर्वर के क्या फंक्शंस होते हैं, तो वैसे तो बेसिकली बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन उनमें से जो मेन है उनके बारे में हम बात करते हैं. जैसे इट स्टोर्स एंड सिक्योर्स वेबसाइट डेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. वेब सर्वर ऑब्वियसली ये परमानेंट स्टोरेज के लिए ही होता है, सर्वर है ही है, तो ये वेबसाइट का पूरा डेटा स्टोर करता है इन वेब होस्टिंग सर्विसेज. इट स्टोर्स ऑल वेबसाइट डेटा and secures it from unauthorized users when it is properly configured. तो प्रॉपर यूजेज रखता है, कॉन्फ़िगरेशन को भी का भी ध्यान रखता है, प्लस साथ ही साथ में डेटा की फुल सिक्योरिटी भी मेंटेन करता है. Provides web database access. A web server's responsibility is to provide access to websites that are hosted. तो जिन जिन वेबसाइट्स की होस्टिंग की जा रही है उन्हीं पर वो डेटाबेस का डेटा जो है एक्सेस शेयर करता है. वेब होस्टिंग सर्विस providers own some web servers that are used in variable ways to provide different web hosting services such as backend database services. माने इन शॉर्ट अगर हम कहें तो जितने भी हमारे डेटाबेस सर्वर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन जो है वहां से शेयर करते हैं, लेकिन उन्हीं वेबसाइट्स पर शेयर करते हैं जो वेबसाइट्स को होस्टिंग की जा रही है. अनऑथराइज्ड वेबसाइट्स को या जो अनहोस्टेड वेबसाइट्स हैं उन पर इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करते हैं. Serve the end user request. Web server accept requests from different users connected over the internet and serve them accordingly. उनको भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लेकिन वही शेयर करेंगे जिसके लिए ऑथराइज नॉन ऑथराइज इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे. बैंडविड्थ कंट्रोलिंग भी ये काम करते हैं, नेटवर्क की ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए बैंडविड्थ की भी कंट्रोलिंग करते हैं. इट्स अ फीचर अवेलेबल इन अ वेब सर्वर टू मिनिमाइज एक्सेस नेटवर्क ट्रैफिक. तो ये बहुत एक्सेसिव नेटवर्क ट्रैफिक होता है तो उसे कम करता है. एंड web host can set bandwidth values to regulate the rate of data transmission over the internet. This feature avoids the downtime caused by high web traffic. तो कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा साइट पर लोड होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, कुछ टाइम ऐसे होते हैं पूरे डे टाइम में जो बहुत हाई ट्रैफिक होता है साइट्स पर,
तो उस समय पर ये हमारा जो वेब सर्वर होता है उस ट्रैफिक के लोड को कम करने का काम करता है और बैंडविड्थ को भी इंक्रीज करता है, ताकि कंट्रोल करता है, ताकि डेटा को शेयर करने में ज़्यादा टाइम ना लगे. Then virtual hosting is another property, another function of a web server. It is a type of web hosting service in which a web server is used to host other software-based virtual web servers, websites, data, applications, and other services. Virtualized web servers do possess this feature to provide virtual hosting. तो virtual hosting भी करते हैं और इसमें जो है वेब सर्वर दूसरे सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल वेब सर्वर्स को या वेबसाइट्स को या डेटा एप्लीकेशन को भी होस्ट करते हैं. Then server side web scripting भी करता है. This feature of web server enables the user to create dynamic web pages. अब आपको पता ही है कि अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट को इजीली पब्लिश कर सकते हैं, और पब्लिश कर रहे हैं और प्रॉपर आपने डायनेमिक उस पर काम करके रखा हुआ है तो डायनेमिक वेब पेजेस भी आपके बनेंगे. एंड इसके लिए आप बहुत सारी स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, जैसे हमने जावा स्क्रिप्ट का यूज किया है. उसके अलावा आप पाइथन, रूबी, पर्ल या PHP वगैरह का भी यूज कर सकते हैं. तो ये सब वेब सर्वर के हमारे फंक्शंस हैं. अब सर्वर्स कितनी तरह के होते हैं? तो सर्वर्स के जो टाइप होते हैं ये इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि वो किस तरीके का काम कर रहे हैं या किस तरीके की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इसके बेसिस पे हमारे सर्वर्स जो है कई तरह के होते हैं. जैसे सबसे पहला सर्वर है हमारा प्रॉक्सी सर्वर. इट सिट्स बिटवीन अ क्लाइंट प्रोग्राम, जो क्लाइंट हमारा जो वेब ब्राउजर है उसमें, और जो हमारा सर्वर है, जो वेब सर्वर है, उसके बीच में ये काम करता है. और ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट को फिल्टर करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और कनेक्शंस में के बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर करने का काम करता है. मेल सर्वर जो होता है ऑलमोस्ट एज एम्बिग्यूअस एंड क्रूशियल एज वेब सर्वर्स. बिल्कुल ये वेब सर्वर की तरह होते हैं. ये मेल्स के ऊपर काम करते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट नेटवर्क हो या अक्रॉस इंटरनेट हो. माने आप लैन और वैन के बीच में काम कर रहे हो या लैंस के या वैन के थ्रू काम कर रहे हो तो ये मेल्स को शेयर करने में कॉर्पोरेट लेवल पर आपके लिए काम करते हैं. देन सर्वर प्लेटफॉर्म होते हैं. दिस टर्म ऑफन यूज्ड सिनोनिमसली विद ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हम सर्वर प्लेटफॉर्म को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं. इट इज अ प्लेटफॉर्म विच इज अंडरलाइंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फॉर अ सिस्टम एंड इज दस द इंजन दैट ड्राइव्स द सर्वर. तो सर्वर को ड्राइव करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है उसको हम सर्वर प्लेटफॉर्म कहते हैं, या इसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं. Then web server, at its core, a web server serves static content to a web browser by loading a file from the disk and serving it across the network to a user's web browser. This entire exchange is mediated by the browser and server talking to each other using hypertext transfer protocols. In protocols के basis पर काम होता है. Then some other types of web servers are like application server. Application server sometimes referred to as type of middleware. इसको हम middleware बोलते हैं. Application servers occupy a large chunk of computing territory between database servers and the end user, and they often connect the two. तो ये जो है middleware की तरह से काम करता है, एक mediator की तरह काम करता है. किसके बीच में? Application server और database server के बीच में. और उसका जो computing territory होता है उसका ये हिस्सा जो है occupy करता है और तब जो है connection establish करता है. Then real time communication servers होते हैं which are also known as chat servers, या हम इन्हें internet relay chat server के नाम से भी जानते हैं. And still sometimes referred to as instant messaging services, enable large number users to exchange information here instantaneously. तो messages की वगैरह के लिए जहाँ पर आपको बहुत फास्टली messages आपके ट्रांसफर होते हैं तो वहाँ पर ये सर्वर्स जो है आपके RTC सर्वर्स कहलाते हैं, IRC सर्वर्स के नाम से भी जाने जाते हैं, IM सर्वर्स भी इनको कहते हैं. तो ये काम करते हैं. देन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस होते हैं. ये बहुत पुरानी सर्विसेज में से एक प्रोटोकॉल है विच मेक्स पॉसिबल टू मूव वन और मोर फाइल्स सिक्योरली बिटवीन कंप्यूटर्स बाय प्रोवाइडिंग फाइल सिक्योरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ट्रांसफर कंट्रोल. Collaboration servers. In many ways, collaboration server, once called groupware, demonstrate the original power of the web. Collaboration software designed to enable users to collaborate regardless of location via the internet or a corporate internet and to work together in a virtual atmosphere. तो ये जो है आपके किसी भी virtual atmosphere में काम करने के लिए collaboration software जो है एक तरीके का groupware होता है जिसमें कि किसी organization का पूरा information हम store कर सकते हैं और collaboration के form में इंटरनेट के साथ में यूज किए जाते हैं. Then list servers offer a way to better manage mailing lists, whether they be interactive discussions open to the public or one-way list. They deliver announcement, newsletter or advertising.
मैंने वन वे या टू वे कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत अच्छे सर्वर्स माने जाते हैं। इनको मेलिंग लिस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, जहाँ पर कि दोनों तरफ से डिस्कशन हो रहा है या कोई एक इंटरेक्टिव डिस्कशन सेशन है, या फिर वन वे उसके लिए भी होते हैं, जैसे कि आप डिलीवर कर रहे हैं कोई भी अनाउंसमेंट है, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं इनको, है ना। तो ये सब चीजों के लिए आप जो है ये आपके लिस्ट सर्वर्स यूज होते हैं। देन आते हैं आपके टेलनेट सर्वर्स। टेलनेट सर्वर्स क्या होते हैं? अ टेलनेट सर्वर enables users to log on to a host computer and perform tasks as if they are working on the remote computer itself. तो ये वो सॉफ्टवेयर आपके जो सर्वर्स होते हैं जो किसी भी कंप्यूटर पे आपको काम करने की अथॉरिटी देते हैं, और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि आप रिमोट कंप्यूटर पे खुद से ही काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो सर्वर होते हैं वो टेलनेट सर्वर कहलाते हैं। ओपन सोर्स सर्वर्स फ्रॉम द अंडरलाइंग ओपन सोर्स सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम टू द सर्वर सॉफ्टवेयर that help you get your job done. Open source software is a crucial part of many IT infrastructure. क्रूशल इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो है इनके मॉडिफिकेशंस बार बार पॉसिबल हैं, ओपन है, दे आर ओपन फॉर ऑल, पब्लिक होते हैं, तो इसमें कोई भी अपना अमेंडमेंट कर देता है। तो इसलिए बाकी ये ओपन सोर्स की तरह से होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं और आप इन्हें अपने सिस्टम में यूज कर सकते हैं। देन वर्चुअल सॉफ्टवेयर। In 2009, the number of virtual servers deployed exceeded the number of physical servers. Today, server virtualization has become near ubiquitous in the data center. तो data center वगैरह में ये बहुत यूज होते हैं, बाकी कहीं इतना यूज नहीं है, लेकिन डेटा सेंटर आज की डेट में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन चुका है। आप सभी को पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक डेटा सेंटर होता है। डेटा सेंटर का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा को मैनेज करती है। आज की डेट में पेपरलेस वर्क हो गया है बिल्कुल, और बहुत सारी जगह पर तो ऐसा होता है कि लोग वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं। भले ही हम इस क्रूशियल टाइम की बात नहीं कर रहे हैं जब से ये पैंडेमिक हुआ है, पैंडेमिक के बहुत 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 पहले से भी बहुत सारी जगहों पर लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। दे आर आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम होम बिकॉज मतलब मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर व्हिच डोंट हैव एनफ ऑफ स्पेस टू अकोमोडेट ईच एंड एवरी पर्सन। तो उसमें क्या होता है कि वो सारा का सारा डेटा जो है मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को हायर करते हैं, वेयर द होल डेटा ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग मैनेज्ड। तो उस डेटा को उस इंस्टीट्यूट मतलब जो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज नोन एज डेटा सेंटर। तो वहां पर ये वर्चुअल सर्वर्स का यूज होता है जो कि हमारे डेटा सेंटर्स के डेटा को मैनेज करने में हेल्प करते हैं और उनकी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारे जो है बहुत सारे तरीके के आपके सर्वर्स थे। अब HTTP सबको पता है इसके बारे में कि ये प्रोटोकॉल होता है दैट इज फाउंडेशन ऑफ www एंड इट इज यूज्ड टू लोड वेब पेजेस यूजिंग हाइपरटेक्स्ट लिंक्स। तो बहुत सारे लिंक्स के कनेक्शन बना करके आप इनको यूज करते हैं, कनेक्शन के थ्रू आप विजिट करते हैं एक से दूसरे पेज पर। HTTP is an application layer protocol. ये application layer पे चलने वाला प्रोटोकॉल होता है which is designed to transfer information between network devices, माने पहले से connected devices, and runs on the top of other layers of the network protocol stack. Typical flow over HTTP involves a client machine making a request to a server which then sends a response message. तो सबसे पहले सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है और उसके अगेंस्ट हमारा जो है रिस्पॉन्ड करता है सिस्टम, हमारा सर्वर रिस्पॉन्ड करता है और वो मैसेज के थ्रू आता है। देन आपके बहुत सारे वेब पब्लिशिंग टूल्स होते हैं जिनमें से कुछ हैं आपके नेटस्केप नेविगेटर, गोल्ड है आपका, मैक्रोमीडिया, बैकस्टेज, डेस्कटॉप स्टूडियो है और एडोब ड्रीमवीवर है। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहेंगे तो आपके स्टडी मटेरियल में भी अवेलेबल है। आप चाहें तो इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा शायद हो सकता है इनके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए मिल जाए कि भाई इनके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखें, अदरवाइज आपको इसके बारे में और कुछ बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना है। तो ये जो है हमारा सिलेबस मॉड्यूल 2 का खत्म हो चुका है। बस आपको प्रैक्टिसिंग डेली करनी है। मैं वंस इन अ वीक या फोर्टनाइट देख लूंगी, पहले आप लोग पढ़िए और अपनी प्रॉब्लम्स जो भी हैं आपकी उनकी एक लिस्ट इंडिविजुअली प्रिपेयर कर लीजिए, जिसकी जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, एंड सेंड देम टू मी इंडिविजुअली ऑन माई नंबर। तो उनको भेजिए, हम देखते हैं अगर आपको कोई सॉल्यूशन देना है तो उसके लिए फिर हम अलग से क्लास कंडक्ट करा देंगे, एक सेशन 1 या 2 जैसे भी होंगे अकॉर्डिंगली, तो वो रेमेडियल सेशन रख देंगे आपके लिए उनको सॉल्यूशन देते हुए। पर मेन थिंग इज कि अब आप लीनियंट मत होइए क्योंकि अब जुलाई भी जो है आपका हाफ ऑफ द जुलाई पे हम पहुंचने वाले हैं और सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। तो दिस इज गोइंग टू बी हैपन फॉर फर्स्ट टाइम दिस सिलेबस। तो आपको नहीं पता कि एग्जाम जो है व्हाट वुड बी द लेवल ऑफ योर एग्जाम, इट वुड बी वेरी इजी और इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो बी प्रिपेयर्ड वेरी वेल फॉर एवरीथिंग। आपके पास स्टडी मटेरियल है, यू शुड स्टार्ट विद चैप्टर 1, एक एक चीज़ों को करते जाइए, प्रिपेयर करते रहिए। शॉर्ट नोट्स चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर लेंगे, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। बाकी जो है कोई प्रॉब्लम है देन उसके लिए आप बताइएगा तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन देती हूँ।
आज के लिए इतना ही रखते हैं। सॉल्व फॉर द डे।